अम, एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए हम्म। जहां जहां रात का समय है और अचानक एक भयंकर भूकंप आ जाता है। भयानक स्थिति। बिल्कुल। इमारतें गिर चुकी हैं, कंक्रीट का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है। दूर कहीं सायरन तो बज रहे हैं, लेकिन रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। और जाहिर है कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती। हाँ, फोन के नेटवर्क भी गायब है। और जो पास का अस्पताल है वो या तो खुद मलबे में तब्दील हो चुका है, या फिर वहां घायलों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैर रखने की जगह तक नहीं है। सही बात है। तो ऐसी खौफनाक स्थिति में जब पूरी की पूरी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था ठप पड़ जाए, तो आखिर क्या किया जाए? आज के इस गहन विश्लेषण में इसी सवाल के जवाब की तलाश की जाएगी। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। हमारा मुख्य स्रोत डॉक्टर विक्रांत मिश्रा और डॉक्टर पूनम मिश्रा के बीच युद्ध और आपदाकालीन होम्योपैथी गाइड पर हुई एक विस्तृत चर्चा है। आज का मिशन यही समझना है कि जब मेडिकल मदद तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो, तो कैसे एक छोटी सी आसानी से जेब में आ जाने वाली होम्योपैथिक किट सपोर्टिव केयर के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, हम्म, वो यही है कि ये केवल बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में? ये असल में संकट के समय जो सीमित संसाधन होते हैं, हम्म, उनके सबसे बेहतरीन उपयोग की एक रणनीति है। हम्म, मतलब जब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो, तो यह जानना कि किस स्थिति में कौन सी छोटी सी दवा शरीर और दिमाग को स्थिर कर सकती है, हम्म, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल है। बिल्कुल। ये गाइड इसी बात पर जोर देती है कि जब भारी तबाही मचती है, तो इंसान पूरी तरह से असहाय नहीं होता, बशर्ते उसके पास सही जानकारी हो। और तबाही की बात करें तो शरीर पर ईंट पत्थर गिरने से भी पहले जो आपदा का सबसे पहला और सबसे गहरा वार होता है, वो इंसान के दिमाग और उसके नर्वस सिस्टम पर होता है। हाँ, मेंटल शॉक। वही स्रोत सामग्री में जिस तरह से इस मानसिक आघात का जिक्र किया गया है, वो सच में ध्यान खींचता है। यहाँ एक दवा एकोनाइट नेपेलिस का उदाहरण दिया गया है। एकोनाइट। मतलब जब सामने साक्षात मौत का खौफ हो, कोई बम ब्लास्ट हुआ हो या छत गिरी हो और इंसान की धड़कनें बेतहाशा तेज हो जाएं। उसे लगने लगे कि बस अब उसकी जान जाने ही वाली है। हाँ, नर्वस सिस्टम मानो पूरी तरह से ओवरलोड होकर बस शट डाउन होने की कगार पर आ जाता है। यहाँ शरीर की जो फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया होती है ना, उससे समझना जरूरी है। एकोनाइट की स्थिति में नर्वस सिस्टम का अलार्म बस 100% पर अटक जाता है। बचता ही रहता है। बिल्कुल, वो लगातार बज रहा है और इंसान पैनिक अटैक की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन स्रोत सामग्री में इसका एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट इग्नेशिया अमारा के साथ दिखाया गया है। इग्नेशिया अमारा। हाँ, इग्नेशिया एक शांत शोक या साइलेंट ग्रीफ की स्थिति को दर्शाती है। मतलब पैनिक नहीं होता इसमें? नहीं, मान लिया जाए कि किसी ने अभी अभी अपनी आंखों के सामने अपना घर तबाह होते देखा है या किसी प्रियजन को खो दिया है, वो व्यक्ति चिल्लाता नहीं है। एकदम सुन्न हो जाता है। बिल्कुल, वो एक कोने में बुत बनकर बैठ जाता है, एकदम सुन्न। वो अकेला रहना चाहता है, लोगों से नजरें चुराता है और फिर अचानक फूट फूट के रोने लगता है। हाँ, इग्नाइट में जहां खौफ का शोर है, वहीं इग्नेशिया में सदमे का वो सन्नाटा है जो जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ रहा होता है। सही कहा आपने। ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाले हैं। और ऐसा ही एक और बहुत रोचक विरोधाभास आर्सेनिकम एल्बम और ओपियम के बीच समझाया गया। हाँ, आर्सेनिकम एल्बम। अगर आर्सेनिकम एल्बम वाले मामले को देखा जाए तो इंसान के अंदर भयंकर बेचैनी होती है। भविष्य का, बीमारी का और मौत का इतना गहरा डर होता है कि वो शारीरिक रूप से थकान से चूर होने के बावजूद एक जगह टिककर बैठ नहीं पाता। बस इधर उधर टहलता रहता है। हाँ, लेकिन ओपियम का मामला इसके बिल्कुल विपरीत बताया गया है। देखिए, ओपियम के मामले में ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने दर्द और सदमे से बचने के लिए खुद ही अपना मेन स्विच गिरा दिया हो। जैसे शॉर्ट सर्किट होने से पहले फ्यूज उड़ जाता है। एकदम सही उदाहरण। जैसे जब किसी सर्किट में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है ताकि पूरी बिल्डिंग में आग न लगे। किसी बहुत भयानक हादसे के बाद ओपियम की स्थिति में इंसान एकदम भावहीन हो जाता है। उसकी आंखें खुली होंगी, वो सांस ले रहा होगा, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। उसे दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है। ये दिमाग का खुद को बचाने का एक चरम तरीका है। मतलब एक तरफ आर्सेनिकम में अत्यधिक हलचल है और दूसरी तरफ ओपियम में पूर्ण शून्यता। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात बहुत अजीब लगती है। चर्चा में जेलसीमियम का भी काफी विस्तार से जिक्र किया गया है। जेलसीमियम, हाँ। जहां तक मेरी सामान्य जानकारी की बात है,
जेल्सेमियम को तो परीक्षा के डर, इंटरव्यू की घबराहट या स्टेज फियर के लिए जाना जाता है। हाँ, आमतौर पे लोग यही मानते हैं। तो एक छात्र की परीक्षा का डर और युद्ध या बमबारी का डर, दोनों तो बिल्कुल अलग स्तर के खतरे हैं। ऐसे भयानक माहौल में ये दवा कैसे काम आ सकती है? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि नर्वस सिस्टम खतरे की वजह नहीं देखता। अच्छा। वह सिर्फ खतरे की तीव्रता देखता है, चाहे वो परीक्षा हो या आसमान से गिरते हुए बम। जब डर के मारे नर्वस सिस्टम जवाब दे जाता है तो प्रतिक्रियाएं एक जैसी ही होती हैं। जैसे शरीर का कांपना। हाँ, अत्यधिक कमजोरी, शरीर का बुरी तरह कांपना और यहाँ तक कि डर के मारे जीभ का लकवा मार जाना या बोलने में लड़खड़ाहट होना। जब युद्ध के मैदान में या मलबे के नीचे फंसे होने पर इंसान डर से कांपने लगे और उसकी मांसपेशियां उसका साथ छोड़ दें, तब जेल्सीमियम उस नर्वस सिस्टम को वापस पटरी पर लाने का काम करती है। यानी बात सिर्फ बीमारी के नाम की नहीं है, बल्कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, उस लक्षण को पकड़ने की है। बिल्कुल, होम्योपैथी इसी सिद्धांत पर काम करती है। चलिए, मन और नर्वस सिस्टम से आगे बढ़कर अब उन चीजों पर बात करते हैं जो युद्ध या आपदा क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, यानी शारीरिक चोटें, घाव और ट्रॉमा, जो कि बहुत आम है। हाँ, यहाँ सबसे प्रसिद्ध ट्रॉमा दवा आर्निका मोंटाना का जिक्र आना ही था, लेकिन इसका जो लक्षण स्रोत में बताया गया है वो बहुत दिलचस्प है। कौन सा लक्षण? चोट लगने के बाद मरीज का शरीर इतना अधिक संवेदनशील हो जाता है कि वो पास आने वाले हर व्यक्ति से कहता है, मुझे मत छुओ। हाँ, आर्निका का ये बहुत क्लासिक लक्षण है। इसे मुख्य रूप से ब्लंट इंजरी, यानी जब किसी भारी चीज से चोट लगी हो, सूजन हो और अंदरूनी मांसपेशियों में खून जम गया हो, उसके लिए जाना जाता है। चोट की वजह से ऊतक या टिश्यूज इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि इंसान को लगता है कि कोई उसे छू भी लेगा तो दर्द की एक लहर दौड़ जाएगी। लेकिन आर्निका सिर्फ एक शुरुआत है। मतलब चोट के हिसाब से दवा बदल जाती है? बिल्कुल, अगर चोट की प्रकृति बदल जाए तो दवा भी बदल जाती है। मान लिया जाए कि किसी इमारत के गिरने से किसी की उंगलियां भारी कंक्रीट के नीचे कुचल गई हैं या रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है, जहां नसों का जाल होता है। हाँ, इन हिस्सों में नसों का बहुत सघन जाल होता है। जब नसों में चोट लगती है तो दर्द सामान्य नहीं होता, वो करंट की तरह दौड़ने वाला शूटिंग पेन होता है। ऐसे नर्वस ट्रॉमा के लिए हाइपेरिकम की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि हाइपेरिकम नसों के उस तेज झटके वाले दर्द के लिए है जिसे बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन होता है। सही कहा। और क्या हो, अगर मलबे में नंगे पैर चलते हुए कोई जंग लगी कील या कांच का बड़ा टुकड़ा पैर में गहराई तक चुभ जाए, ऐसे नुकीले घावों जिन्हें पंक्चर वुंड्स कहते हैं, उनके लिए भी तो कोई अलग तरीका होगा। बिल्कुल अलग तरीका है। जब कोई नुकीली चीज शरीर में गहराई तक जाती है तो वो अपने साथ गंदगी और बैक्टीरिया भी ले जाती है। हाँ, टिटनेस का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति के लिए स्रोत में लीडम पल्स्ट्रे का जिक्र किया गया है। ये दवा टेटनेस का विकल्प या इलाज होने का दावान तो नहीं करती, लेकिन सपोर्ट करती है। ये पंक्चर घाव वाले हिस्से के वातावरण को इस तरह प्रबंधित करती है कि वहां संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाए और दर्द में राहत मिले। यह उन मामलों में भी बहुत काम आती है जहां किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। ये जानकारी तो बहुत व्यवहारिक है। और घावों की बात चल रही है तो कैलेंडुला को कैसे भूल सकते हैं? कैलेंडुला तो एक तरह से फर्स्ट एड की जान है। बिल्कुल, खुले घावों और सर्जिकल कट्स के लिए ये किसी जादुई तरल की तरह काम करता है। डॉक्टर मिश्रा की गाइड में इसे एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया गया है। मदर टिंचर वाला तरीका? हाँ, कैलेंडुला का मदर टिंचर, जिसे क्यू से दर्शाया जाता है, वो लिया जाता है। यह दमा का सबसे गाढ़ा और मूल अर्क होता है। इसे सीधे नहीं लगाते बल्कि पानी में मिलाते हैं। बिल्कुल, इसे साफ पानी में मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है और उससे खुले घावों को धोया जाता है। जब बाजार वाले मेडिकल डिसइंफेक्टेंट खत्म हो जाएं, तो यह संक्रमण रोकने का एक बहुत असरदार प्राकृतिक उपाय है। और घाव धोने के साथ साथ खून रोकना भी तो सबसे बड़ी चुनौती है आपदा के समय। हाँ, ब्लीडिंग कंट्रोल बहुत जरूरी है। जब नसों से लगातार गाढ़ा खून बह रहा हो, जिसे वीनस ब्लीडिंग कहते हैं, तो उसे रोकने में हिमामिलिस बहुत मददगार साबित होती है। हिमामिलिस? हाँ, इसके अलावा एक स्थिति वो होती है जहां चोट शरीर की सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहराई में लगी हो। मान लीजिए किसी के पेट पर कोई भारी शहतीर गिर गया हो या मांसपेशियों के सबसे भीतरी ऊतकों में भयंकर आघात पहुंचा हो।
जहां आर्निका काम नहीं करती। बिल्कुल, वहां आर्निका की पहुंच खत्म हो जाती है और तब बेलिस पेरिनिस का काम शुरू होता है। ये विशेष रूप से गहरे अंगों और पेट के ट्रॉमा के लिए बहुत सटीक मानी गई है। चलिए, चोट और खून बहने की बात तो हो गई, लेकिन किसी भी आपदा या युद्ध का एक और बहुत भयानक पहलू होता है। आग। हाँ, आग और खतरनाक रसायनों का फैलाव। जब चारों तरफ आग लगी हो तो गंभीर जलन एक आम समस्या बन जाती है। और उसका दर्द बहुत भयानक होता है। ऐसे में त्वचा पर बड़े बड़े फफोले या ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं और दर्द ऐसा होता है जैसे शरीर आग की लपटों में ही हो। ऐसी गंभीर स्थिति के लिए कैंथेरिस के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। कैंथरिस। वहीं दूसरी तरफ अगर जलन मामूली है, फर्स्ट डिग्री बर्न है, जिसमें दर्द से ज्यादा चुभन और खुजली होती है, तो वहां अर्टिका यूरेंस का प्रयोग बेहतर बताया गया है। आग और चोट से बच भी गए तो उसके बाद एक ऐसा साइलेंट किलर आता है जो सबसे ज्यादा जाने लेता है। संक्रमण या इन्फेक्शन। बिल्कुल, और वो है संक्रमण। आपदा के बाद साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं बचती। पानी दूषित हो चुका होता है तो घावों का संक्रमित होना तय है। एकदम तय है। यहाँ पायरोजेनियम का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जब संक्रमण खून में फैलने लगे, भयंकर बुखार हो और शरीर या घाव से सड़ांध आने लगे, तब ये दवा एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनती है। सेप्टिक स्टेट में। हाँ, और अगर घाव पकने लगे, उसमें मवाद या पस भरने लगे, तो हिपरसल्फ काम आती है। ये दवा घाव की स्थिति के अनुसार या तो मवाद को जल्दी बाहर निकालकर घाव साफ कर देती है या फिर उसे वहीं सुखा देती है। इन सब के बीच स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अजीब सी बात पढ़ने को मिली, रस्टॉक्स के बारे में। रस्टॉक्स का नियम तो हमेशा चौंकाता है। हाँ, इस दवा का लक्षण सामान्य मेडिकल साइंस के बिल्कुल उलट लगता है। मतलब मान लीजिए मलबे से भागते हुए किसी के पैर में भयंकर मोच आ जाती है। कोई भी डॉक्टर यही कहेगा कि पैर को बिल्कुल आराम दिया जाए, उसे हिलाया डुलाया ना जाए। आराम ही पहली सलाह होती है। लेकिन रस्टॉक्स का नियम कहता है कि मरीज को लगातार लेटे रहने से दर्द बढ़ता है और थोड़ा चलने फिरने से आराम मिलता है। ये विरोधाभास समझ से परे है। मोच आने पर चलने से आराम कैसे मिल सकता है? ये विरोधाभास सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन शरीर विज्ञान के नजरिए से इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट कारण है। इसे एक जंग लगे हुए दरवाजे के कब्जे की तरह समझा जा सकता है। रस्टी गेट। हाँ, रस्टी गेट। जब मोच आती है या मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो आराम करने पर उस हिस्से में अकड़न जमा हो जाती है। जब मरीज पहली बार हिलने की कोशिश करता है तो उसे भयंकर दर्द होता है, बिल्कुल उस जंग लगे दरवाजे की तरह जिसे पहली बार खोलने पर तेज आवाज आती है। समझ रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मरीज थोड़ा चलने फिरने लगता है, जोड़ों में गर्मी आती है, मूवमेंट एक लुब्रिकेशन का काम करता है और अकड़न कम होने लगती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। होम्योपैथी इसी बारीकी को पकड़ती है और रस्टॉक्स ठीक इसी लक्षण पे काम करती है। ये रस्टी गेट वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। हाँ। अब तक जितनी भी दवाओं की चर्चा हुई है, उनसे एक बात तो साफ है कि संकट के समय इन सबको अलग अलग खोजना समझदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए चर्चा में एक व्यवहारिक समाधान के तौर पर 10 दवाओं वाली एक पोर्टेबल इमरजेंसी किट बनाने का सुझाव दिया गया है। एक ऐसी किट जो एक छोटे से डिब्बे में आ जाए, जो जेब में रखी जा सके। हाँ, इसमें शॉक के लिए एकोनाइट, चोट के लिए आर्निका, एंटीसेप्टिक के लिए कैलेंडुला और संक्रमण रोकने वाली दवाएं शामिल हैं। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा आर्सेनिकम एल्बम को फूड पॉइजनिंग के लिए रखा गया है, क्योंकि आपदा के समय साफ पानी और खाना मिलना सबसे मुश्किल होता है और दूषित पानी पीने से तुरंत फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। किट का होना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये समझना है कि इन दवाओं को लेना कैसे है। अक्सर लोगों को होम्योपैथिक दवाओं की शक्ति यानी पोटेंसी को लेकर बहुत भ्रम रहता है। डोसेज को लेकर तो हमेशा सवाल रहते हैं। डॉक्टर मिश्रा की गाइड में डोजेज का जो नियम बताया गया है, उसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर दवा 30 सी की शक्ति में है तो उसे हर 30 से 60 मिनट में दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर दवा 200 सी की उच्च शक्ति में है तो उसे हर 2 से 3 घंटे के लंबे अंतराल पर देना चाहिए। रुकिए, ये बात भी तो आम समझ के विपरीत लगती है। अगर कोई दवा ज्यादा पावर की है, यानी 200 सी की, तो आपातकाल में उसे जल्दी जल्दी देना चाहिए ना। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। उच्च शक्ति की दवा को कम बार क्यों दिया जाता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इसे एक इशारे और एक गहरी आवाज के रूप में समझा जा सकता है।
30C की दवा शरीर के लिए एक हल्के इशारे की तरह है। जब बीमारी तीव्र होती है तो शरीर को बार बार वो इशारा करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो सही दिशा में प्रतिक्रिया करे। इसलिए जल्दी जल्दी देते हैं। इसीलिए उसे जल्दी जल्दी दोहराया जाता है। लेकिन 200C की दवा शरीर के नर्वस सिस्टम को एक बहुत गहरा और शक्तिशाली संदेश देती है। जब इतना गहरा संदेश दे दिया गया हो तो बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। शरीर को समय चाहिए। बिल्कुल, शरीर को उस संदेश पर काम करने का समय देना होता है। और सबसे बड़ा नियम यह है कि जैसे ही मरीज की हालत में थोड़ा भी सुधार दिखने लगे, चाहे वो मानसिक स्थिरता हो या दर्द में कमी, दवा देने की गति को तुरंत कम कर देना चाहिए। ये तुलना बहुत सटीक है। इसके साथ ही इन दवाओं के रखरखाव के कुछ सख्त नियम भी हैं। वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपातकाल के लिए किट बनाई है और दवाएं पहले ही खराब हो गई हैं, तो वो किट किसी काम की नहीं रहेगी। इन्हें हमेशा सीधी धूप से बचाना चाहिए। और तेज गंध से भी। हाँ, कपूर, परफ्यूम या पुदीने जैसी किसी भी तेज गंध वाली चीज के पास इन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तेज गंध इन दवाओं के सूक्ष्म असर को बेअसर कर सकती है। इसके अलावा दवाओं को धातुओं के सीधे संपर्क से बचाना भी अनिवार्य बताया गया है। ये सब जानकारी बेहद सशक्त करने वाली है, लेकिन इस पूरी चर्चा का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर शायद सबसे ज्यादा गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सीमाओं के बारे में। हाँ, लिमिटेशंस। अगर इन सीमाओं को नहीं समझा गया तो ये गाइड जान बचाने के बजाय जानलेवा साबित हो सकती है। हमें इस बात को लेकर पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा कि होम्योपैथी हर मर्ज का जादुई इलाज नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया है तो सिर्फ मीठी गोलियों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल भी नहीं। मान लिया जाए कि किसी को गोली लगी है, शरीर से फवारे की तरह खून बह रहा है, कोई हड्डी टूटकर बाहर आ गई है जिसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, या किसी भारी चीज से कुचलने के कारण अंदरूनी अंग फट गए हों। तो ऐसे में क्या? ऐसी स्थिति में होम्योपैथी प्राथमिक उपचार नहीं बन सकती। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने या फटी हुई नस को सिलने के लिए सर्जरी की ही जरूरत पड़ेगी। इन जानलेवा स्थितियों का इलाज किसी छोटी बोतल में बंद नहीं है। यानी ऐसे समय में सबसे पहली प्राथमिकता खून को रोकने के लिए दबाव बनाना, टूर्निकेट लगाना, घाव को कसकर बांधना और किसी भी तरह मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना ही है। यही सबसे सही कदम है। इस गाइड की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये झूठे दावे नहीं करती। ये स्पष्ट रूप से बताती है कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था और पूरी तरह से असहाय होने के बीच जो एक बड़ा सा खाली स्थान है, उस गैप में ये दवाएं मरीज को स्थिर रखने और सपोर्टिव केयर देने का काम बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। जब हमारे पास जानकारी होती है तो हम खौफ के आगे घुटने नहीं टेकते। सही बात है। ये छोटी सी किट इंसान को उस मनोवैज्ञानिक दबाव से भी बाहर निकालती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कम से कम एक ऐसा साधन है जिससे दर्द कम किया जा सकता है, इन्फेक्शन रोका जा सकता है और मरीज को उस वक्त तक जिंदा रखने में मदद मिल सकती है जब तक कि कोई बड़ी मेडिकल टीम वहां न पहुंच जाए। इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसे विचार पर नजर डालते हैं जो इस पूरी चर्चा से जन्म लेता है, लेकिन हमें एक कदम और आगे सोचने पर मजबूर करता है। कि आधुनिक समाज में हमारी पूरी की पूरी निर्भरता एक बहुत ही नाजुक और केंद्रित बुनियादी ढांचे पर है। हमारी जीवन रक्षा पूरी तरह से बिजली ग्रिड, सप्लाई चेन और कंक्रीट के बड़े अस्पतालों पर टिकी है, जो कि बहुत रिस्की है। बिल्कुल। लेकिन जब प्रकृति का कोई भयानक प्रहार होता है या युद्ध होता है तो ये सारा आधुनिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, रातों रात शून्य हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अपने स्वास्थ्य और आपातकालीन देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से बाहरी संस्थाओं पर छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी भूल है? जो ज्ञान किसी जमाने में हर घर का हिस्सा हुआ करता था कि आपात स्थिति में अपने स्तर पर चीजों को कैसे संभाला जाए, वो आज गायब हो चुका है। ये सोचने वाली बात है। जब सब कुछ तबाह हो जाता है और केवल आसपास के घायल लोग बचते हैं, तो क्या इस तरह के पोर्टेबल, स्वतंत्र और विकेंद्रीकृत ज्ञान को केवल वैकल्पिक कहकर खारिज करना सही है? शायद नहीं। या फिर इस आधुनिक युग में जहां आपदाओं की तीव्रता लगातार बढ़ रही है, इस तरह का ज्ञान ही हमारे अस्तित्व को बचाए रखने का वो आखिरी और सबसे अहम सर्वाइवल स्किल है जिसे हम भूल चुके हैं? इस गहरे सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह नई जानकारियों के प्रति उत्सुकता बनी रहनी चाहिए और चीजों की गहराई में उतरने का यह सफर यूं ही जारी रहना चाहिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।